हाय एवरीवन, जय हिंद। आज हम समझेंगे थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है एक फर्म की कैपिटल में क्या क्या लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयड है। कंपनी की टोटल कैपिटल में क्या प्रोपोर्शन है इक्विटी की, क्या प्रोपोर्शन है प्रेफरेंस शेयर की, क्या प्रोपोर्शन है डेट की। ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होना चाहिए जिससे कंपनी की वैल्यू मैक्सिमम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए एक कंपनी को। ठीक है, देखो हमने ऐसा बोला दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। ऐसा क्यों? प्रेफरेंस शेयर भी तो हो सकता है, हो तो काफ़ी कुछ सकता है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी सेक हम सिर्फ दो ही मान के चलते हैं, डेट एंड इक्विटी। अब देखते हैं थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज हमें यही बताती हैं कि कैसे फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट होती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डेट एंड इक्विटी। और ये हमें इस तरह भी गाइड करती हैं कि हम कौन सा डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे मैक्सिमम वैल्यू हो फर्म की और जिससे मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। हमारे पास चार थियरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट है नेट इनकम अप्रोच, सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच एंड फोर्थ है एमएम अप्रोच। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट इनकम अप्रोच को। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग एक फर्म अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकती है या अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज कर सकती है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज करे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो ये थियरी क्या कहती है कि एक फर्म को डेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, डेट यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। तो जितना ज़्यादा यूज करेंगे डेट को तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही कम होगी। इससे क्या होगा, फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए डेट यूज करना चाहिए कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस थियरी की कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट है द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड द डेट कैपिटलाइजेशन रेट रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन लेवरेज। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। चाहे हम डेट कितना भी बढ़ाएं या कम करें वो चेंज नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट वो सेम ही रहेंगे। ठीक है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब कि डेट कैपिटलाइजेशन रेट इज लेस देन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। थर्ड है कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। काफ़ी थियरीज की तरह ये थियरी भी एज्यूम करती है कि इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये उसके बिना ही ऑपरेट करती है थियरी। और सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए सिर्फ दो ही सोर्सेज ऑफ कैपिटल लिए हैं, डेट और इक्विटी। राइट। अब हम देखते हैं इस डायग्राम का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारी अजम्पशंस भी क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट अजम्पशन थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन लेवरेज। कि डिग्री ऑफ लेवरेज कुछ भी हो, कितना भी डेट एम्प्लॉय करे एक फर्म, चाहे वो कम डेट यूज कर रही है या ज़्यादा डेट यूज कर रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट सेम ही रहेंगे। तो वो इस डायग्राम में भी क्लियर है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी एक लेवल पे कांस्टेंट है क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब कि चेंज ही नहीं हुई कभी। लेवरेज चेंज हो रहा है लेकिन कॉस्ट नहीं चेंज हुई इक्विटी की। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डेट भी चेंज नहीं हुई। जो हमारी सेकंड अजम्पशन थी कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होनी चाहिए, वो भी है क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ऊपर है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है। तो सेकंड अजम्पशन भी क्लियर हो गई है यहाँ पे। और देखो सिर्फ दो ही सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं, डेट एंड इक्विटी, एंड उन दोनों की हमारे पास कॉस्ट है। कोई और सोर्स ऑफ कैपिटल हम नहीं अज्यूम कर रहे इसमें। अब समझते हैं इस डायग्राम को।
इस डायग्राम का मतलब क्या है कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा, जैसे जैसे डेट ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे हम, तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कॉस्ट ऑफ डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो केओ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम होती रहेगी। और इसकी एक इम्प्लीकेशन क्या है कि जितनी कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उतनी ज़्यादा फर्म की वैल्यू होगी। तो ये डायग्राम थियोरी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू NOI अपॉन KO। V होता है वैल्यू ऑफ फर्म, NOI होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह देते हैं इसको, और KO होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ फर्म होती है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करो, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम तो सेम रहेगा इन एनी केस। तो अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, अगर डिनोमिनेटर कम हो, न्यूमरेटर सेम रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये थ्योरी कहती है वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। वो तब होगा पॉसिबल जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।